हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक टू श्योर इंक्रीमेंट। आज हम मॉड्यूल डी का चैप्टर 40 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी आवर फर्स्ट टॉपिक, रेटिंग्स आउटलुक। A rating outlook gives additional information to lenders, investors, or other users about the expected direction of rating movement in the near to medium term, typically 6 months to 2 years. रेटिंग आउटलुक एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसके लिए लैंडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और कुछ अदर यूजर्स के लिए। इन इंफॉर्मेशन में क्या बताया जाता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रेटिंग प्रोवाइड की है वो आने वाले मीडियम टर्म यानी 6 महीने से लेकर 2 साल तक उस रेटिंग में क्या डेविएशन आएगी, क्या मूवमेंट आएगी, या क्या वो रेटिंग अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी, उस बारे में रेटिंग आउटलुक बताते हैं। The rating outlooks assigned by CRA generally falls into 4 categories. रेटिंग आउटलुक मेनली जो CRA असाइन करते हैं वो 4 कैटेगरी में फॉल करती है। फर्स्ट इज स्टेबल आउटलुक, सेकंड इज पॉजिटिव आउटलुक, थर्ड इज नेगेटिव आउटलुक एंड फोर्थ इज नो आउटलुक। तो लेट अस डिस्कस देन वन बाय वन। फर्स्ट इज अ स्टेबल आउटलुक इंडिकेट्स अ लो लाइक्लीहुड ऑफ रेटिंग चेंज इन द नियर टू मीडियम टर्म। स्टेबल आउटलुक का मतलब है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रेटिंग दी थी उसमें मीडियम टर्म में कुछ खास चेंज आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड इज अ पॉजिटिव आउटलुक इंडिकेट्स अ हाई लाइक्लीहुड ऑफ एन अपवर्ड रेटिंग रिवीजन इन द नियर टू मीडियम टर्म। पॉजिटिव आउटलुक का मतलब है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रेटिंग दी थी वो आने वाले मीडियम टर्म में अपवर्ड तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उनकी जो रेटिंग है बढ़ने की पॉसिबिलिटी हाई है। नेक्स्ट इज a negative outlook indicates a high likelihood of downward rating revision in near to medium term. नेगेटिव आउटलुक का मतलब है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रेटिंग प्रोवाइड की है वो नियर मीडियम टर्म मतलब 6 महीने से लेकर 2 साल, इस पीरियड में उस कंपनी की उस इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग है वो डाउनवर्ड जाने के हाई पॉसिबिलिटी। However, a positive or negative outlook does not imply that credit rating could necessarily be upgraded or downgraded in the future. अब जो आउटलुक प्रोवाइड किए जाते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इसका हम डायरेक्टली अपग्रेडेड और डाउनग्रेडेड रेटिंग से कनेक्शन नहीं बना सकते। जरूरी नहीं अगर किसी की आउटलुक पॉजिटिव है तो उनकी रेटिंग अपग्रेड ही होगी, समटाइम्स वो स्टेबल भी रहती है। एंड ऑन द अदर हैंड देखा जाए अगर किसी की आउटलुक नेगेटिव है तो जरूरी नहीं कि उनकी रेटिंग डाउनग्रेड हो। All that the rating outlook points to without being a necessary precursor to a credit rating change is likely direction in which the credit ratings may move in the near to medium term. ओवरऑल जो क्रेडिट रेटिंग आउटलुक है वो ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी पॉसिबिलिटी है कि इनकी रेटिंग स्टेबल रहेगी या अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। डायरेक्ट इनका इससे कोई लिंक नहीं होता है, ये पॉसिबिलिटी शो करता है। Let's move to our next topic, regulations of CRA in India. In India, CRA are regulated by Security and Exchange Board of India, SEBI. SEBI was one of the first regulators globally to put forth a comprehensive framework for the regulation of CRAs through the SEBI Credit Rating Agency Regulations 1999 CRA regulations. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है देखते हैं। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस एक्ट के अंदर है वो है सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999 CRA regulations. So let us read some points under this regulations. First of all, registration. CRA needs to have a minimum net worth of 5 crores and adequate infrastructure, professionals and employees to carry on the activity of issuing credit ratings. अगर किसी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका मिनिमम नेटवर्क होना चाहिए वो मिनिमम 5 करोड़ होना चाहिए एंड उनके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज प्रोफेशनल एम्प्लॉयज होने चाहिए ताकि वो अपना क्रेडिट रेटिंग का जो ये बिजनेस है कैरी फॉरवर्ड कर सके, सस्टेन कर सके। First, second point is obligations. CRA have to comply with code of conduct prescribed by SEBI, which requires that they discharge their duties with integrity, professional competence, independence, and confidentiality. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को
सेबी द्वारा दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है और उनको अपनी जो ड्यूटीज हैं वो कंप्लीट इंटीग्रिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, इंडिपेंडेंट होकर और कॉन्फिडेंशियल के साथ निभानी होती है। फर्दर, in addition, CRA are required to monitor their rating throughout the lifetime of the security rated and carry out periodic reviews of their rating as well. जो CRA ने किसी भी सिक्योरिटी या किसी कंपनी की रेटिंग की है तो उन्हें लाइफ टाइम उस पर्टिकुलर कंपनी की रेटिंग को मॉनिटर करते रहना होता है एंड पीरियोडिकली उनकी रेटिंग को अपवर्ड, डाउनवर्ड या उनके बारे में पीरियोडिक रिव्यूज देने मैंडेटरी होते हैं CRAs के लिए। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर। The CRA regulation requires CRA to maintain and disclose their rating in a specified manner. They require that the CRA should maintain copies of their rating notes, rating issued, terms of engagement, records of decision of rating committees, and the fees charged for the ratings for at least 5 years. CRA में जिस भी इंस्ट्रूमेंट का, जिस भी सिक्योरिटी की रेटिंग की है, उन्हें उसकी कॉपीज मेंटेन करके रखनी होती है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंटेन करनी होती है, जो फीस चार्ज है उसकी कॉपीज रखनी होती है फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर्स का उन्हें ये सब डेटा रिकॉर्ड में रखना। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। They require that the CRA may not rate securities that are issued by their promoters or their associates. In addition, the CRA must also maintain an arm's length relationship between credit rating activities and other activities. अंडर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट CRA को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी उनके प्रोमोटर्स या एसोसिएट्स के द्वारा कुछ सिक्योरिटी इशू की गई है उन्हें वो रेट ना करे। इन एडिशन टू दिस CRA मस्ट ऑल्सो मेंटेन एन आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप का मतलब होता है, आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ऐसी बिजनेस डील जिसमें दो एंटिटीज होती हैं और वो दो एंटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं और आपस में एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। So under this, CRA को arm's length relationship maintain करके रखनी होगी। Accountability and enforcement. The regulations require that the CRA should have an internal audit, submit information to SEBI whenever required, and be open to inspection and investigation by SEBI. Under this, CRAs को अपना internal audit timely करवाना होता है and जो भी audit की information है वो SEBI को सबमिट करवानी होती है एंड एवरी टाइम अवेलेबल होना रहता है कि जब भी सेबी उन्हें इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए तो CRA उस पर्पस के लिए रेडी रहे। दे ऑल्सो स्पेसिफाई दैट द CRA may be held liable for any contravention under the SEBI Act and any of the rules or regulations as specified in them. If SEBI Act के अंदर जो regulations हैं उससे अगर उन्हें कोई contravention या deviation दिखती है तो उसके लिए होली CRA liable होते हैं। Let's move to our next topic, fees for credit rating. The issuer of financial instrument pay fees to the credit rating agencies and this is the major source of revenue for the CRA. जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के इश्यूअर होते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग के लिए CRAs को, वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग के लिए CRAs को पे करते हैं। The issuer's fees constitutes 95% of total revenue of रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज का 95% ऑफ टोटल रेवेन्यू इशुअर्स की फीस से आता है। सिक्योरिटीज या एनी अदर कंपनीज की रेटिंग से जो फीस होती है उसका टोटल रेवेन्यू का 95% उन्हीं में से आता है। इन एडिशन टू रेटिंग फीस, CRA ऑल्सो चार्ज एन एनुअल सर्विलेंस फी टू मॉनिटर द रेटेड इंस्ट्रूमेंट और कंपनी। एंड जिस भी सिक्योरिटीज का उन्हें रेटिंग कर चुके हैं वो अगर उस कंपनी या इंस्ट्रूमेंट का लगातार उसे मॉनिटर करें तो उसकी भी एनुअल सर्विलेंस फी वो इंस्ट्रूमेंट या कंपनी से चार्ज करते हैं। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने पहले क्रेडिट रेटिंग सब पढ़ लिया अच्छे से, अब हम क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज क्रेडिट स्कोरिंग? क्रेडिट स्कोरिंग इज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म्ड बाय लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू डिटरमाइन द क्रेडिटवर्दीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्रेडिट स्कोरिंग एक एनालिसिस है जो लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तब चेक करते हैं जब कोई इंडिविजुअल उनसे फंड बोरो करने के लिए आता है एंड लेंडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनकी क्रेडिट स्कोरिंग चेक करके क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग इज यूज्ड बाय लेंडर्स टू हेल्प डिसाइड वेदर टू एक्सटेंड और डिनाई क्रेडिट
क्रेडिट स्कोरिंग से ही लेंडर्स ये डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल को जो फंड की हेल्प है वो एक्सटेंड करनी है या डिनाई करना। A credit score can impact many financial transactions, including home loans, auto loans, credit cards, and personal loan. क्रेडिट स्कोर से काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट होती हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं तो आपको होम लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। In India, credit score are evaluated and monitored by credit information companies. Credit information companies or credit bureaus, as they are known in most of the parts of world, originated in USA, where consumer credit in the form of personal and home loans and credit cards has been established for a long time. इंडिया में क्रेडिट स्कोर जो मॉनिटर और एवेल्युएट किए जाते हैं वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज करती हैं। क्रेडिट कंपनीज या जिन्हें हम क्रेडिट ब्यूरोज भी कहते हैं, मोस्टली रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएसए में स्टार्ट हुआ था, जहाँ कंज्यूमर क्रेडिट जैसे कि पर्सनल या होम लोन, क्रेडिट कार्ड काफी लंबे टाइम से एस्टैब्लिश पहले से चल रहे हैं, जहाँ पे ये क्रेडिट ब्यूरोज बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। The three major credit bureaus globally are Experian, Equifax and TransUnion. जो तीन मेजर क्रेडिट ब्यूरोज हैं ग्लोबली, वो फर्स्ट है एक्सपीरियन, नेक्स्ट इज इक्विफैक्स एंड लास्ट इज ट्रांसयूनियन. Let us read something about credit information companies in India. A credit information company, CIC, collects and maintains records of an individual payments and dues pertaining to loans and credit cards. क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिविजुअल्स की पेमेंट का, वेदर इट इज लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का, जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है, वो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है. These records are submitted by respective banks and other credit institutions to the CIC. और CIC ये रिकॉर्ड कहाँ से मेंटेन करती है? जिस भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंडिविजुअल्स या अदर फर्म्स ने लोन लिया होता है, वो बैंक्स हर मंथ टाइमली इन CIC को रिपोर्ट करते हैं उनकी पेमेंट हिस्ट्री, जो भी जिस भी वे में वो पेमेंट कर रही है वो CIC के पास डेटा जाता रहे. This information is then used to create credit information reports, which is provided to credit institutions in order to assess the credit worthiness and capacity of a borrower to repay his loan and advances and discharge his other obligation in respect of credit facility availed or to be availed by him. यही डिटेल अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं और चेक करते हैं इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस, एंड ये चेक करते हैं कि वो उन्हें जो लोन दिया जाएगा या एडवांस दिया जाएगा वो रीपे कर पाएंगे कि नहीं, जो भी ऑब्लिगेशंस है वो उसे फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. It is therefore imperative that the information that is compiled and conveyed is accurate, since inaccurate record of information of a person maintained by credit institutions and CIC may have a dire consequences. And इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन बैंक्स के द्वारा दी गई है CIC को वो एक्यूरेट हो, बिकॉज अगर वो डेटा इनएक्यूरेट होगा तो उसके काफी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस बैंक्स को और CIC को फेस करने पड़ सकते. In addition to having a proper setup of such institutions, it is also necessary that there is a controlling legislation oversees the activity. This requirement has been fulfilled by the Credit Information Companies Regulation Act 2005, under which CIC in India are licensed by RBI and governed by various and other rules and regulations prescribed for them. बैंक्स के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है वो एक्यूरेट हो, इनएक्यूरेट ना हो, और CIC पर किसी की कंट्रोलिंग लेजिस्लेशन हो, उसी के लिए इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अंडर CIC है जो भी इंडिया में उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है RBI के द्वारा. RBI के द्वारा अदर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं. CIC को उन्हीं को फॉलो करते हुए अब जो भी रिकॉर्ड है, जो भी काम है, उसी रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करना. At present, there are 4 CIC operating in India. Their brief profiles are as follows. इस समय इंडिया में 4 मेन CIC वर्क कर रहे हैं. Let us discuss them one by one. TransUnion Sibil, जिसको हम सिबिल के नाम से भी जानते हैं. Sibil is the first entrant in the country. Sibil was incorporated in August 2000 based on the recommendations made by the Siddiqui Committee. Sibil first class entrant CIC में
इंडिया में एंटर करने वाला। एंड ये इनकॉर्पोरेट किया था अगस्त 2000 में एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। कमेटी की रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी? सिद्दीकी कमेटी, इसे याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे सिविल फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 2000 में? द आंसर इज सिद्दीकी कमेटी। इट कमेंस्ड कमर्शियल ब्यूरो ऑपरेशंस इन मई 2004। एंड मई 2004 में ये कमर्शियल जो कंपनीज की भी रेटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, स्कोरिंग स्टार्ट कर दी। प्रिपेयर्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट एंटिटीज। सिविल इंडिविजुअल्स की भी रिपोर्ट फॉर्म करते हैं और कॉर्पोरेट एंटिटीज की भी क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं। Apart from compiling a credit history, a credit score is also compiled and is made available to the lenders. CIBIL has more than 500 members, including more than 200 cooperative banks. CIBIL के 500 से ज़्यादा मेंबर हैं और इसी के अंदर 200 से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक भी इसके मेंबर हैं। द सिविल क्रेडिट स्कोर वेरीज फ्रॉम 300 टू 900। सिविल स्कोर जो होता है वो 300 से 900 के बीच में लाई करता है, इन विच 300 इज द लोएस्ट and 900 is the highest. A credit score gives an indication about the borrower's propensity to pay so that a lender can decide quickly on the request received for a loan and credit card. अब सिविल स्कोर से ही कोई लेंडर ये जज करता है कि जो इंडिविजुअल है उन्हें लोन प्रोवाइड करना है या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। जनरली द लोन प्रोवाइड प्रेफर ए क्रेडिट स्कोर ऑफ मोर देन 700। जनरली जो लेंडर्स होते हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो उसी इंडिविजुअल को प्रेफर करते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर मिनिमम 700 हो या 700 से अबव हो। A CIBIL score of 900 is least risky, while a score of 300 is extremely risky. अगर किसी इंडिविजुअल का स्कोर 900 है तो वो लीस्ट रिस्की है, कम से कम रिस्क है। उन्हें हम अपना कोई भी बैंक जो है वो फंड प्रोवाइड कर देते हैं बिकॉज उसकी हिस्ट्री में उसने रीपेमेंट पहले की है। ऑन द अदर हैंड किसी का अगर रेटिंग या स्कोर जो है वो 300 है, दैट मीन्स उसने हिस्ट्री में डिफॉल्ट किया है, जो उसकी EMI है, जो भी उसकी बोरोइंग्स है, उसने टाइमली पे नहीं की है, इसलिए उसका जो स्कोर है वो मिनिमम जोन पे है, 300 पर है। और ऐसे इंडिविजुअल्स को अपना फंड प्रोवाइड करना एक्सट्रीमली रिस्की जोन में माना जाता है। अगर नेक्स्ट CIC इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इज एक्सपीरियन। Experian Credit Information Company was established as a joint venture with several banks and financial institutions in India in the year 2003. Experian जो Credit Information Company है, वो एक as a joint venture start with several banks in the year 2006. Experian prepares credit report of individuals based on the information provided by banks and other financial institutions about the financial history of the individual. लाइक सिविल, एक्सपीरियन भी क्रेडिट रिपोर्ट फॉर्म करती हैं इंडिविजुअल की। किस बेसिस पे? जो भी बैंक उन्हें डेटा, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उस बेसिस पे एक्सपीरियन इंडिविजुअल्स की रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं, क्रिएट। और नेक्स्ट CIC इज इक्विफैक्स। इक्विफैक्स इज a CIC that was founded in the year 1899 in Atlanta. इक्विफैक्स जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है वो ईयर 1899 में एटलांटा में फाउंड की गई थी। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ध्यान रखिएगा इसे, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट CIC एज ऑफ नाउ। अभी तक की सबसे पुरानी जो CIC है वो है इक्विफैक्स। इंडिया में जो सबसे पहले एंटर की वो थी सिबिल। इक्विफैक्स गॉट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इट ऑपरेशन इन इंडिया इन द ईयर 2010। एंड इंडिया में इक्विफैक्स ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अपना बिजनेस कमेंस किया था वो ईयर 2010 में किया था। CIR हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बेसिकली हम इसे हाई मार्क के नाम से जानते हैं। ये एक अनदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। CIR हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज एन RBI अप्रूव्ड क्रेडिट ब्यूरो इन इंडिया। हाई मार्क RBI अप्रूव्ड क्रेडिट ब्यूरो है इंडिया में, और ये किस किस सेक्टर को सर्व करती है? इट सर्व्स रिटेल, एग्रीकल्चर, रूरल, MSME, कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस। हाई मार्क जो है वो रिटेल में सर्व करती है, एग्रीकल्चर में सर्व करती है, MSME,
कमर्शियल एंड माइक्रो फाइनेंस ये सब। अब देखते हैं सीआईसी के कौन कौन से मेंबर्स हैं। मेंबरशिप सीआईसी, मेंबरशिप टू ए सीआईसी इज अवेलेबल टू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें सीआईसी के मेंबरशिप अवेलेबल है? क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से आते हैं? बैंक्स, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, housing finance institutions, etc. Companies engaged in the business of credit cards and other similar cards, and companies dealing with the distribution of credit in other manner or any other institution which the Reserve Bank may specify from time to time for this purpose. कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक हो गए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, या फिर ऐसे बिजनेस जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं या सिमिलर कार्ड इशू करते हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो क्रेडिट में किसी भी मैनर में डील कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में डील कर रहे हैं, उन्हें मेंबरशिप प्रोवाइड की जाती है सीआईसी की, या कोई ऐसी कंपनी जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई कर रखा है, उन्हें भी मेंबरशिप अवेल हो जाती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की। अदर कौन कौन से होते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज भी सीआईसी के मेंबरशिप ले सकते हैं। कंपनीज प्रोवाइडिंग सेलुलर और टेलीफोन सर्विसेज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कैन आल्सो बी ए मेंबर ऑफ सीआईसी। लेट अस सी सम रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो कि सीआईसी को गवर्न करते हैं। दो सेक्शन हमें ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ CICRA, every credit institution is required to become member of at least one CIC. सेक्शन 15 ऑफ CICRA states that, क्या कहता है कि जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उसे कम से कम एक CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का मेंबर होना जरूरी है। अंडर सेक्शन 15 यह बताया जाता है। Next is section 17 of CICRA stipulates that a CIC may seek and obtain credit information from its members only. Section 17 of CICRA ये बोलती है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है वो सिर्फ उन्हीं से इंफॉर्मेशन सीख कर सकती है, मांग सकती हैं जो उनके मेंबर्स हैं। नॉन मेंबर्स से वो इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते। लेट अस मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रेटिंग में क्या फर्क है? फर्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग। दीज आर गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दिया जाता है। और क्रेडिट स्कोर, दीज आर गिवन बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एजेंसी। जो क्रेडिट स्कोर है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज देती हैं, और क्रेडिट रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं। Next, the rating is normally alphanumeric and may contain a plus or minus sign to denote the outlook for future. For example, credit rating BAA3 with negative outlook. क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो नॉर्मली अल्फा न्यूमेरिक होती है, और इसके आगे प्लस या माइनस का साइन यूज किया जाता है उसके फ्यूचर आउटलुक को दर्शाता है। अगर प्लस होता है तो अपवर्ड है, माइनस होता है डाउनवर्ड है। ऑन द अदर हैंड, क्रेडिट स्कोर्स, द स्कोरिंग इज बाय मींस ऑफ 3 डिजिट नंबर रेंजिंग फ्रॉम 300 to 900। जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 3 डिजिट के नंबर से शो किया जाता है, जो कि रेंज होता है 300 से 900 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट रेटिंग इज फॉर लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स एंड देयर एंटिटीज। क्रेडिट रेटिंग जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट के लिए होती है, गवर्नमेंट्स के लिए होती है, और फर्दर एंटिटीज के लिए होती है। एंड क्रेडिट स्कोरिंग इज फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेस एंटिटीज। ऑन द अदर हैंड, जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है और इंडिविजुअल्स के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 40 क्रेडिट स्कोरिंग एंड क्रेडिट रेटिंग खत्म होता है। फ्रेंड्स, आपका कोई सजेशन है वीडियोस को लेके, वे ऑफ टीचिंग को लेके, या किसी चीज़ का आपको समझ में नहीं आ पा रही है, कुछ चेंज अगर करना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जो अभी तक आप हमें सपोर्ट दे रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। एंड जो भी आपके कॉलीग्स या एनी अदर पर्सन JIB या DNBF की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। एंड वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि आपके आने वाले एग्जाम से पहले JIB का कंप्लीट सिलेबस हम इस चैनल पे डाल दें, ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। ऑल्सो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको रोज के क्विजेस अभी अवेलेबल हैं,
एंड हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है टारगेटेड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से तैयारी में लग जाइए ताकि आने वाले अक्टूबर 2023 अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।